Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to discuss lesson number 4, experimental and non-experimental method of PSY 516 statistics in psychology. एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें जो रिसर्चर होता है, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको वो चेंज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है और उसका इफेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो रहा है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटल जो है वो मेथड किया जाता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक एक्सपेरिमेंटर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता या उस तरह से वो असाइन नहीं कर सकता जिस तरह से वो एक्सपेरिमेंट में कर सकता है। और ये नॉन एक्सपेरिमेंटल जो होता है ये फील्ड में होता है एक्सपेरिमेंट, जबकि एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो लैब में होता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं, इसकी 3 कंडीशंस हैं जिसमें कोवेरिएशन है हमारे पास। यानी कि कोवेरिएशन मींस कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक साथ ही वेरी करते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं तो इट मींस कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा। सो टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप क्या है कि उसी टाइम पे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने चेंज किया है तो उसमें डिफरेंस हमने देखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी उतना ही डिफरेंस आया है। एंड देन एलिमिनेशन, यानी हमने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो हैं उसको कंट्रोल करना है, उसको एलिमिनेट करना है ताकि हम देख सकें कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हुआ है। और इन दोनों के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हम देखते हैं। सो इसमें नेक्स्ट है कि इसके 2 मेथड्स हैं जिसमें मैनिपुलेशन है, उसको वो मैनिपुलेट करता है, उसको चेंज करता है। एंड देन कंट्रोल, यानी दूसरे वेरिएबल्स को उसने कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है जनरल, इसकी कैटेगरीज हैं वेरिएबल्स की जिसको कंसीडर करता है रिसर्चर, जिसमें पार्टिसिपेंट वेरिएबल आ जाते हैं कि पार्टिसिपेंट की सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी एज, जेंडर, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद उसने असाइन करना होता है इंडिविजुअल्स को या पार्टिसिपेंट्स को कि कौन से ग्रुप को उसने असाइन करना है, और ट्रीटमेंट ग्रुप को करना है या कंट्रोल ग्रुप को करना है। एंड देन इन्वायरमेंटल वेरिएबल होते हैं, उसको भी उसने कंट्रोल करना होता है, जैसे लाइटिंग या टाइम ऑफ डे क्या है। ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं जिनको कंट्रोल करना होता है सो दैट कि कोई हमारे जो रिसर्च है उस पर इफेक्ट ना हो। और जो रिसर्च है वो प्योर होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वही सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट कर सके। इसमें रैंडम असाइनमेंट भी हम यूज़ करते हैं जिसमें हम सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इक्वल चांस होता है उनके पास सिलेक्शन का, कि उनको सेलेक्ट किया जाएगा ट्रीटमेंट कंडीशन के लिए। इसमें रिसर्चर जो है वो मैच करता है, इक्विवेलेंट ग्रुप को रखता है, ठीक है, कि हमारी जो स्टडी है वो प्योर होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होनी चाहिए। इस तरह से वो इक्विवेलेंट ग्रुप रखता है, यानी दोनों जो ग्रुप्स हैं जैसे ट्रीटमेंट है और कंट्रोल ग्रुप हैं तो दोनों में इक्वल पार्टिसिपेंट होने चाहिए, इक्वल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए, इक्वल एज के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देख के वो मैच करके पार्टिसिपेंट्स को असाइन करता है दोनों ग्रुप्स को। एंड देन फाइनली रिसर्चर जो है वो कंट्रोल करता है वेरिएबल को, उसको कांस्टेंट कर लेता है ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट ना हो। एंड देन टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, जिसमें बिटवीन सब्जेक्ट्स है और इंडिपेंडेंट मेजर जिसे हम डिज़ाइन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बिटवीन सब्जेक्ट्स में क्या होता है, यानी आप सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप असाइन करेंगे। 2 ग्रुप्स हैं आपके पास, एक एक्सपेरिमेंटल यानी ट्रीटमेंट ग्रुप होगा और दूसरा जो है वो कंट्रोल ग्रुप होगा। तो इन दोनों ग्रुप्स में आप डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स उसको असाइन करेंगे, जिसको हम इंडिपेंडेंट मेजर डिज़ाइन भी कहते हैं। एंड देन इसको हम मैनिपुलेट करेंगे, आप कंडीशंस जो हैं कांस्टेंट रखेंगे एंड देन बैलेंस करेंगे उस चीज़ को, यानी दोनों ग्रुप्स में सिमिलर होने चाहिए दोनों ग्रुप्स, और दोनों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए, पार्टिसिपेंट्स उनमें सिमिलर होने चाहिए। ब्लॉक रैंडमाइजेशन का भी एक तरीका यूज़ किया जाता है जिसको हम सैम्पल्स के लिए सैम्पल यानी सिलेक्शन में यूज़ करते हैं। और इसमें यही होता है कि जो आपके सैम्पल में जो ग्रुप्स में आप सेलेक्ट कर रहे हैं जो इंडिविजुअल्स, वो सिमिलर होने चाहिए, ठीक है, उनमें डिफरेंस ना हो ज़्यादा। एंड देन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है, जिसमें आप एक ही ग्रुप को स्टडी करते हैं ऑन डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, यानी एक ही ग्रुप में आपने उसको लेना है, उसको एक टाइम पे स्टडी किया एंड देन अगेन उसको दूसरे टाइम पे स्टडी किया एंड देन उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो ये विद इन सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम रिपीटेड मेजर डिज़ाइन भी कहते हैं, बिकॉज हम उसको रिपीट कर रहे हैं, आप एक ही ग्रुप को रिपीट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। एंड देन विद इन सब्जेक्ट्स और रिपीटेड डिज़ाइन जो है वो यूज़ किया जाता है व्हेन देयर आर स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, यानी कि कम होने चाहिए पार्टिसिपेंट्स। और
आप उसको कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आप एक्सपेरिमेंट की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, एंड देन इसमें टाइम कंज्यूम जो है वो बहुत कम होता है और एक आपके लिए कन्वीनियंट रहता है उसको अरेंज करना, और आपको सेपरेट कंट्रोल ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती। तो ये विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन और रिपीटेड मैयर डिज़ाइन के जो एडवांटेजेस कह लें आप, ठीक है, जो इसीलिए वो यूज़ किया जाता है और उसके फ़ायदे हैं ये। एंड देन कुछ थ्रेड्स भी हैं इंटरनल वैलिडिटी पे, जो कि इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज़ काउंटर बैलेंसिंग, जिसमें आप जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको आप बैलेंस कर सकते हैं ट्रीटमेंट को आगे पीछे करके, ठीक है, ए बी या बी ए इस तरह से करके आप उसको जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसमें जो प्रैक्टिस इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उसको कम कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो इंटरनल वैलिडिटी है वो हाई आनी चाहिए आपकी, वो लो ना हो। एंड देन नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, नॉन एक्सपेरिमेंटल मीन्स कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट नहीं होता, इट मीन्स कि आप फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपका इतना कंट्रोल नहीं है, एक्सपेरिमेंट का इतना कंट्रोल नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन है, यानी फील्ड में या ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या केस स्टडी वगैरह ले रहे हैं या क्वाजी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको रैंडम असाइनमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे, और आप किसी भी वेरिएबल को आप जब मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स की, डिफरेंट कंडीशंस को में उसको असाइन नहीं कर सकते। सो ये एक नेचुरल स्टडी होती है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट होता है, ये फील्ड में होता है, ये लैब में नहीं होता। इसको हम इसीलिए क्वाजी एक्सपेरिमेंट या नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं कि यानी प्योर एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो चेक कर सकें, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो नॉन इक्वेलेंट ग्रुप्स होते हैं इसमें, यानी कि इक्वेलेंट ग्रुप भी नहीं है, जैसे कि रैंडम असाइनमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है एक्सपेरिमेंटर के पास, तो वो किस तरह से इक्वेलेंट ग्रुप बनाएगा। तो इस तरह से नॉन इक्वेलेंट ग्रुप्स होते हैं, हमारी स्टडी जो है वो बायस्ड हो सकती है। एंड देन प्री पोस्ट स्टडी होती है, यानी आपने ग्रुप्स को स्टडी करना है प्री एक्सपेरिमेंट या प्री ट्रीटमेंट या पोस्ट एक्सपेरिमेंट या पोस्ट ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के बाद भी उसको स्टडी करते हैं एंड देन इसको मैच करते हैं। सिंगल केस में हम एक ही केस को स्टडी करते हैं और उसको सारा उसमें डिफरेंट कलेक्शन यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज़ या साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह ऑब्जर्वेशंस उसकी कलेक्ट करते हैं। सिंगल केस यानी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लेते हैं एक सिंगल केस को स्टडी करते हुए। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी बहुत इजी हैं। एंड देन एडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड के उसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी जो आप एक नेचुरल या नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो आप न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ठीक है, यानी आप फील्ड में जब आप करेंगे तो आपके पास आइडियाज़ आएंगे, नई हाइपोथेसिस आप जनरेट कर सकेंगे, और जो रेयर फिनोमेना है जिसको आप स्टडी नहीं कर सकते लैब में, आप उसको फील्ड में स्टडी कर लेते हैं, और इस तरह से आप बहुत से जो चैलेंजिंग थेरीज़ हैं उसको आप कर सकते हैं, ये नई थेरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि आप कॉज एंड इफेक्ट को नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, जो असम्पशन है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, उसको हम उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटर जो है वो कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता नेचुरल में, यानी नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में। सो फाइंडिंग्स जो हैं सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे कि लैब में नहीं स्टडी हो रहा तो इट मीन्स ये सब्जेक्टिव है। और इसमें रिज़ल्ट को जनरलाइज़ करने भी प्रॉब्लम होती है कि हम सारी पॉपुलेशन पे वो रिज़ल्ट जनरलाइज़ नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं हैं, सब्जेक्टिव बेस पे हैं। एंड देन सिलेक्शन बाइसेस हो सकता है इसमें। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइंस क्या हैं, इसमें टू टाइप्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स कि आप डायरेक्टली उस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और एट द टाइम वो बिहेवियर हो रहा है आपके सामने जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इनडायरेक्ट बिहेवियर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें आप आर्काइवल वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, डायरीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, सो दैट कि आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या इन्फॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डेटा वो आ सके। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की 3 टाइप्स हैं, 3 वेरिएशंस हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, और फील्ड एक्सपेरिमेंट और सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इट मीन्स कि आप जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेट करेगा एंड देन उस फील्ड में पार्टिसिपेट करके वो बाकी सारे सबके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें वो इंटरवेंशन नहीं होगी, यानी वो इंटरफेयर नहीं करेगा पार्टिसिपेंट में, जैसे वो इंटरफेयर कर रहा है फील्ड में जाके, लेकिन इसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा और इस तरह से वो ऑब्जर्व करेगा, सबके बिहेवियर को रिकॉर्ड करेगा। एंड नेक्स्ट है फील्ड एक्सपेरिमेंट और सोशल एक्सपेरिमेंट। इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी है, यानी वो डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर रहा है, लेकिन वो इंटरवेंशन भी कर रहा है, यानी इंटरफेयर भी कर रहा है, और उसमें फील्ड में जाके लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेगा और उसमें चेंज जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा।
So this was about today's lecture. I hope I made it clear. If you have any confusion, you can ask in comment section. Do share this video with other students, and if you like this video, then do click the like button so that बाकी students तक ये videos भी पहुँच सकें. And thank you so much for sharing and thank you so much for liking. And मिलते हैं next videos में. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.